सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और थोड़ा आज हम लोग लेट हो गए, लेकिन फाइनली हम सभी लोग सीटेट उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग बताइए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ और नॉट, टेल मी द चैट सेक्शन। और ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आज के इस क्लास के लिए आ जाइए, क्योंकि आज का ये क्लास बिना बात किए स्टार्ट करेंगे। जल्दी से पहले आप सभी लोग आ जाइए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सबको बुला लीजिए। जी हाँ, एक साथ आप सभी को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से। जी हाँ, सब कुछ ऑल ओके है ना, एक बार लिख दीजिए। सीटेट का आज का ये जो क्लास है, क्योंकि PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार आप सभी लोगों को करा रही हूँ, PYQs स्पेशल चल ही रहा है। जितने भी वीडियोस है, पिछले वीडियो से लगातार पिछले साल के क्वेश्चन यानी कि PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों को कराते आ रही हूँ। पहले हम लोगों ने 2024 किया, फिर 23, फिर 22, फिर 21 अभी चल रहा है। आज जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि आज के इस क्लास में आप सभी लोग 30 में 30 सही कर पाते हैं कि नहीं। चाहे आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू चूज़ किया हो, चाहे लैंग्वेज 2 में, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं आप सभी लोग सही कर पा रहे हैं या फिर नहीं। 30 में 30, क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है PYQs में ही कि हर बार रिपीट भी होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो उर्दू पेडागोजी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज कंप्रेशन से जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो आप आसानी से जवाब बता ही सकते हैं, 15 में 15 आ ही जाएगा। बट पेडागोजी में गलती होता है, ध्यान रखिएगा। पेडागोजी के सवालात एकदम सोच समझ करके जवाब बात आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी? आज के इस क्लास की शुरुआत क्या बात है, हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ आप सभी लोग लिख भी रहे हैं। वेरी गुड। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गो टू स्टार्ट। क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। और सीटेट फरवरी 2026 PYQ स्पेशल में ये 30 में 30 लाना है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 30 लिख भी दिया गया है। 30 आउट ऑफ 30 आपको लेकर के आज के इस क्लास में आना है। रेडी हैं 30 में 30 लाने के लिए? चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो, चाहे आप पेपर 2 के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन के ऊपर हिदायत से शुरू होगा। इबारत को पढ़ना है और इबारत को पढ़ करके सवालों के जवाब बताने हैं। तो इबारत यानी कि गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर इबारत में कि वर्जिश सेहत के लिए ज़रूरी है, इससे जिस्म मजबूत होता है। जो लोग वर्जिश नहीं करते हैं उन पर हर वक्त सुस्ती और काहिली सवार रहती है। इसके बरक्स वर्जिश करने वाले लोगों की न तो जल्दी सांस फूलती है और न मेहनत का काम करने से थकान महसूस करते हैं, और दौड़ने से तो उनमें ताजगी पैदा होती है। वर्जिश करने के लिए सुबह का वक्त सबसे बेहतर है। आजकल तो हुकूमत ने पार्कों में वर्जिश करने का सामान लगा दिया है। बात तो बिल्कुल सही है, वहाँ भी वर्जिश की जा सकती है। हर आदमी को चाहिए कि वह सुबह नाश्ता करने से पहले खुले मैदान में जाकर कुछ दूर दौड़ कर वर्जिश करे। पहले लोग वर्जिश पर बहुत जोर देते थे। उसका इतना रिवाज था कि हर मोहल्ले में एक अखाड़ा ज़रूर होता था, जहां मोहल्ले के लड़के और बूढ़े तक इकट्ठा होकर कुश्ती लड़ते थे। ठीक, तो ये इबारत यानी कि गद्यांश था। अब सवालों के जवाब। 21 से सवाल स्टार्ट होगा, यानी कि आपको पता चल गया कि ये लैंग्वेज 2 का है। चाहे लैंग्वेज 1 का हो, लैंग्वेज 2 का हो, पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का, आपको 30 में 30 सही करना है। मैं लास्ट में बताऊंगी ये पेपर 1 का था कि पेपर 2 का। ठीक है, लीजिए सबसे पहला सवाल, वर्जिश करने से जिस्म कैसा होता है। इबारत आपने पढ़ा और इबारत को पढ़कर ही आपको इन सवालों के जवाब बताने हैं। तो मजबूत हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, सुडौल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, ज़बरदस्त।
वर्जिश करने से जिस्म कैसा होता है? तो मजबूत होता है। ये स्टार्टिंग में ही कहा गया था। वेरी गुड, बहुत आसान है। 121 पहला सवाल एकदम जबरदस्त आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। किन लोगों पर सुस्ती और काहिली सवार रहती है? इनमें दिया है जो खेल नहीं खेलते, जो वर्जिश नहीं करते, जो अच्छी गिजा नहीं खाते, या फिर जो बीमार रहते हैं। यस, जो वर्जिश नहीं करते हैं। आजकल एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल घंटों बैठे बैठे लोग मोबाइल चला रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर मोबाइल चला रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में तो और भी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, जो वर्जिश नहीं करते हैं उन पर सुस्ती और काहिली सवार होती है, इबारत यानी कि गद्यांश में कहा गया है। अगला सवाल, वर्जिश करने वाले जब दौड़ते हैं तो उनमें क्या पैदा होती है? तवानाई, ताजगी, फुर्ती, या फिर चुस्ती। इबारत में क्या कहा गया था? क्या पैदा होती है? बी और सी भी लगा रहे हैं। ताजगी की तो बात कही गई थी, एक बार देख लिया जाए। यस, बी। लेकिन कुछ लोग सी भी लगा रहे हैं, ज्यादा आंसर बी आ रहा है। ताजगी की ही बात की गई थी कि वर्जिश करने वाले जब दौड़ लगाते हैं तो उनमें ताजगी पैदा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और अगर डाउट है तो देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है थकान महसूस करते हैं और दौड़ने से तो उनमें ताजगी पैदा होती है। दौड़ते हैं तो उनमें ताजगी पैदा होती है, तो दौड़ने से क्या होती है? ताजगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक, बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 124 नंबर सवाल, कि कौन सा वक्त वर्जिश के लिए बेहतर है? शाम का वक्त, सुबह का वक्त, 4 बजे का वक्त, सर्दियों का वक्त। तो ये तो और भी ज्यादा आसान है। इबारत में कहा गया है कि सुबह का वक्त जो है ना वर्जिश के लिए एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और हाँ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक करके और चारों तरफ आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, सभी के पास पकड़ करके शेयर कर देना है। जितना ज़्यादा हो सके आप एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। हुकूमत ने कहाँ पर वर्जिश करने का सामान लगा रखा है? दुकानों में, बाजारों में, पार्कों में, गलियों में। पार्क में। ऑप्शन नंबर सी, पार्क में ही तो कहा गया है कि पार्क में हुकूमत यानी कि सरकार ने वर्जिश करने का सामान लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हर मोहल्ले में वर्जिश करने के लिए क्या होता था? अखाड़ा, खेल का मैदान, स्टेडियम, या फिर क्लब। 126 नंबर सवाल। यस, उसमें क्या होता था? पहले हर मोहल्ले में वर्जिश करने के लिए अखाड़ा होता था। ये इबारत यानी कि गद्यांश में ही ये बात कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की जमा यानी कि बहुवचन। हुकूमतें, हिकमतों, हाकिमों, हक्कामों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हुकूमत की जमा यानी कि बहुवचन, प्लूरल पूछ रहा है। यस, हुकूमत का हुकूमतों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये हो गया बिल्कुल सही जवाब। ए कंफर्म है, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब मजबूत का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। कमजोर, दुबला, सुस्त, या फिर लागर। ये उससे भी आसान है। मजबूत का कमजोर, ये बच्चा भी बता सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये हो गया बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यस। तो ये उस इबारत का लास्ट क्वेश्चन था 121 से लेकर के 128 तक।
अब 129 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो फिर से एक इबारत दी गई है, फिर से उसे पढ़ना है और 135 तक के सवालों के जवाब बताने हैं। तो देखिए फिर से इबारत दिया गया है, इसको पढ़िए और सवालों के जवाब बताने हैं। क्या लिखा गया है? रजिया सुल्तान दरबार में बेनकाब आती थी, वह अवाम की मुहाफिज और मददगार थी, वह तमाम रियाया को एक नज़र से देखती थी, उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रजिया सुल्तान ने मुल्क के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा, उनसे वह मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था और यह अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। अच्छा, ये जो ओहदा था ये सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था, लेकिन इन्होंने ये इतना बड़ा ओहदा गुलाम याकूत को दे दिया था, अपने गुलाम याकूत को दिया था। क्या बात है, जबरदस्त। आगे देखिए क्या लिखा गया है। सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था, यह बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई और उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बहकाकर बगावत करवा दी। वीडियो रुक रहा है, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए। वीडियो रुक रहा है? अगर रुक रहा है तो यस लिखिए, नहीं रुक रहा है तो नो लिख दीजिए। वीडियो अभी भी रुक रहा है, 1 मिनट वेट। अभी ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये गद्यांश में पढ़ी तो आप सभी लोगों को दिखाई दिया ना, और सुने आप सभी लोग किस तरह से गद्यांश दिया था रजिया सुल्तान के बारे में। ये जो इबारत है ये दी गई थी, इसको मैंने पढ़ दिया। अब क्वेश्चन किया जाए डायरेक्ट या फिर से मैं पढ़ दूं? सुनाई दिया ना इबारत, या फिर से मैं पढ़ दूं? फिर से, चलिए। तो यहाँ पर ये जो इबारत दी गई थी फिर से पढ़ देती हूँ मैं। लिखा गया है कि रजिया सुल्तान दरबार में बेनकाब आती थी, वह अवाम के मुहाफिज और मददगार थी, वह तमाम रियाया को एक नज़र से देखती थी, उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रजिया सुल्तान ने मुल्क के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा, उनसे वह मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दे दिया था, ठीक है, और यह अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। यानी कि जो ये ओहदा था ये सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था, लेकिन इन्होंने एक गुलाम को दे दिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ? यह बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई और उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की और बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बहलाकर बगावत करवा दी। वो जो तुर्क अमीर थे उन्होंने बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बहका करके बगावत करवा दी। यस, तो ये जो है टोटल इबारत था। अब क्वेश्चन लाऊं मैं आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ये पेपर 1 वाले देख सकते हैं क्या? ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एस्पिरेंट के लिए है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। 30 में 30 आप सही करके दिखाइए। चलिए लीजिए, 129 नंबर सवाल है कि रजिया सुल्तान अवाम की क्या थी? ऑप्शन है मेरे, हमदर्द और गमगुसार, दोस्त और मुखलिस, मुहाफिज और मददगार, या फिर मददगार और मोहसिन। तो रजिया सुल्तान को कहा गया है कि वो अवाम की मुहाफिज और मददगार थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। लाइक की संख्या मैं देख पा रही हूँ बहुत कम है, एक बार जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 130 नंबर प्रश्न सवाल,
उसने अवाम में किस चीज को आम किया था? बराबरी और भाईचारे को, मोहब्बत और प्यार को, ईमानदारी और मसावत को, या फिर दयानतदारी और बराबरी को? तो अगर बात करें रजिया सुल्तान, तो वो बराबरी और भाईचारे को आम किया था अवाम में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर, जो हम लोगों ने अभी इबारत पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह मुल्की मामलात में किससे मशवरे करती थी? अपने वजीरों से मशवरे करती थी, अपने 40 अमीरों से मशवरे करती थी, अपने करीबी साथियों से, या फिर फौज के सिपहसालारों से मशवरे करती थी? नहीं, वो अपने 40 अमीरों से मशवरे किया करती थी मुल्की मामलात। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि उसने अमीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दे दिया था? वैसे तो ये ओहदा मिलता था तुर्क अमीरों को, बट इन्होंने अपने गुलाम को दे दिया था, एक हबशी गुलाम याकूत को। इन्होंने एक हबशी गुलाम याकूत को ये ओहदा दे दिया था। तो इस वजह से तुर्क अमीर नाराज हो गए और फिर बगावत छेड़ दी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 133 नंबर कि रजिया को किसने तख्त से उतारने की साजिश की? तुर्क अमीरों ने। बिल्कुल, तुर्क अमीर गुस्सा हो गए थे और उन्होंने सोचा अब हटाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर, इख्तियार की जमा यानी कि बहुवचन क्या हो सकता है? बताइए। इख्तियारात, इख्तियारातें, इख्तियारातों, इख्तियारातीन? यस, ये भी सवाल बड़ा ही आसान है। ऑप्शन नंबर ए, इख्तियार का इख्तियारात। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमानदार का मुतजाद क्या होगा? मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द, उल्टा मानी रखने वाला लफ्ज। ईमानदार का नेक, या फिर बेईमान, या फिर बेजमीर, या फिर फर्ज शनास? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ईमानदार का उल्टा बेईमान, बेईमान का ईमानदार, ईमानदार का बेईमान। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया लैंग्वेज कंपैरिजन से। अब बताइए, आप लोगों का 15 में 15 सही हुआ अभी तक? अब उर्दू पेडागोजी का 136 नंबर से सवाल स्टार्ट होगा और 150 तक जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, 15 क्वेश्चन ही है। उर्दू पेडागोजी के भी 15 सवाल आने के लिए। यस, 15 में 15 सही करने के लिए तैयार हो जाइए। क्या बात है, अभी सभी लोगों का 15 में 15 सही हुआ है। कुछ लोग हैं जो एक गलत कर दिए हैं, लेकिन ये गलत हुआ क्यों? लैंग्वेज कंप्रेशन में भी गलती हो जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन करते हैं। 136 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। तो बड़ा ही लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है पेडागोजी का। लीजिए, 136 नंबर सवाल है कि ज़बान की तालीम के हवाले से कौमी दरसियात का खाका 2005 का कौन सा बयान दुरुस्त है? यानी कि NCF 2005 का कौन सा बयान दुरुस्त है? बताइए। ए में दिया है, तमाम बच्चे अपने स्कूल की तालीम मादरी ज़बान से शुरू करते हैं और स्कूली तालीम के 10 साल मुकम्मल होते होते वह 2 और ज़बानें सीख लेते हैं। दूसरा बयान दिया गया है कि तमाम बच्चे रियासत की ज़बान अंग्रेज़ी और एक गैर मुल्की ज़बान सीखते हैं। सी में दिया है कि तमाम बच्चे रियासत की तय करदा ज़बान में स्कूली तालीम हासिल करते हैं और जितनी ज़बानें मुमकिन होती है वह सीखते हैं। और डी में दिया है, तमाम बच्चे आगे पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, कंफर्म है, और बी नहीं होगा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे ए और सी में, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए या फिर सी, देखते हैं। NCF 2005 कहता है कि मातृभाषा, बच्चे जो है ना स्कूली तालीम अपनी मादरी जुबान में शुरू करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है।
और सी में कहा गया है कि तमाम बच्चे रियासत की तय करदा ज़बान में स्कूली तालीम हासिल करते हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 137 नंबर प्रश्न है कि जबान के क्लासरूम में अदब की तदरीस से मकसद की तकमील होती है। अदब की तदरीस से कौन सा मकसद पूरा होता है, यानी कि जो अदब की तदरीस दी जाती है बच्चों को, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। ए में दिया है ज़बान की आमोज़िश, गौर व फिक्र और कवायद का फ़रोग। बी में दिया है ज़बान की आमोज़िश, सकाफ़त और समाजी मसाइल के अदराक का फ़रोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अदब की बात कर रहा है। अदब की तदरीस जो है ये ज़बान की आमोज़िश के साथ साथ सकाफ़त और समाजी मसाइल के अदराक का फ़रोग यानी कि बढ़ावा देता है, ये इसी का मकसद है। अदब की तदरीस का मोटिव, मेन मोटिव, मकसद। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल में से कौन ज़बान के एतबार से सरवतमंद और नक्श निगार वाला माहौल बनाने में मुआविन होगा। यानी कि सरवतमंद का मतलब क्या होता है, अच्छा माहौल, पॉजिटिव, और नक्श निगार वाला माहौल बनाने में मुआविन होगा, अच्छा सहायक होगा। कौन सा माहौल? ऑप्शन ए में दिया है कि क्लासरूम में चीज़ों का नाम लिखना और उन्हें चीज़ों पर चस्पा करना। बी में दिया है तलबा से क्लासरूम में चीज़ों के नाम अपनी ज़ुबान में बताने के लिए कहना। और सी में दिया है ऐसी फिल्म दिखाना जिसमें नीचे मतन दिया हो, या फिर हर कमरे जमात में एक प्रिंटर फराहम करना। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सरवतमंद और नक्श व निगार वाला माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है कि क्लासरूम में चीज़ों के नाम लिखना और उन्हें क्या करना, उन्हीं चीज़ों पर चस्पा कर देना, यानी कि चिपकवा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल। तरसियात से परे जाने का मतलब है, यानी कि LAC का मतलब आपको बताना है। लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन ए में दिया है कि मवाद के क्लासरूम में ज़बान की आमोजिश, या फिर ज़बान के क्लासरूम में मवाद या मौजू की आमोजिश, या फिर दरसियात में ज़बान को जोड़ना, या फिर आमोजिश की ज़बान व सकाफ़त। आमोजिश की ज़बान व सकाफ़त डी नहीं होगा। दरसियात में ज़बान को जोड़ना, परे जाने, दरसियात से परे ज़बान का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब बी क्यों लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, मवाद के क्लासरूम में ज़बान की आमोजिश होगी ना, बच्चा भाषा का अध्ययन करेंगे, यानी कि भाषा सीखेंगे, कि ज़बान के क्लास में रूम में मवाद की आमोजिश करेंगे। उल्टा हो गया है, थोड़ा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आप सभी लोग। यस, ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा? बच्चे मवाद के क्लासरूम में, हर चीज़ क्लासरूम में है, उसके ज़रिए ज़बान की आमोजिश की भाषा को सीखेंगे ना, या फिर ज़बान के क्लासरूम में मवाद को सीखेंगे? गलत, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल 140 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर कि ज़बान की आमोजिश के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। ए में दिया है अगर तमाम आमुज़गार किसी ज़बान से खातिर ख्वाह सरोकार रखें तो वह उस ज़बान को सीख सकते हैं। बी में दिया है कि ज़बान की आमोजिश में वक्त लगता है। सी में दिया है ज़बान की आमोजिश मानी अखज़ करना है, या फिर ज़बान की आमोजिश के लिए कवायद की आमोजिश ज़रूरी है। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिल्कुल सही आ रहा है। यही जो बयान है, यानी कि कथन है, ये सही नहीं है, यानी कि दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
141 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि अगर किसी 12 साल की उम्र के तालिब इल्म को हिंदुस्तानी सियाक में जर्मन या फ्रांसीसी जबान सिखाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? जबान की आमोजिश, जबान का इक्तसाब, पढ़ी हुई जबान की आमोजिश या फिर जबान का इजाफा। स्टार्टिंग वाला जो सबसे पहले क्वेश्चन था 136 नंबर वो क्वेश्चन, और ये 141 नंबर वाला क्वेश्चन, आपको लगता नहीं है ये रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ? ये बहुत बार, अभी जो 140 नंबर वाला क्वेश्चन भी था वो भी बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीटेट में रिपीट होते हैं। अभी 3 क्वेश्चन आपने देख लिया कि पीवाईक्यूज में रिपीट हुए हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, एकदम जबरदस्त आंसर है आप लोगों का। अगर किसी 12 साल के उम्र के तालिब इल्म यानी कि छात्र को हिंदुस्तानी सियाक में यानी कि हिंदुस्तानी जो भाषा है उसका हेल्प ले करके जर्मन या फ्रांसीसी जबान सिखाया जाए तो उसे जबान की आमोजिश यानी कि अधिगम ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? कोई भी दूसरी जबान अगर बच्चा सीखता है तो वो जबान की आमोजिश ही कहलाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हेलो, चलिए अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है ना आप सभी लोगों तक? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 8वीं जमात यानी कि 8 क्लास की बात हो रही है। 8 क्लास में सफरनामे पर बातचीत के बाद उस्ताद सफरनामे के ख्यालात व नज़रियात पर मबनी बहस मुबाहसे की सरगर्मी को अंजाम देता है। अच्छा, बहस वगैरह करवाता है, और तलबा चाहे उसके हक में हो या ना हो इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? काम पर मबनी सरगर्मी या फिर तफ्तीशी सरगर्मी, तनकीदी फरोग या फिर बातचीत की सरगर्मी? नहीं, बातचीत नहीं होगी। यहाँ पर सफरनामे पर बातचीत के बाद उस्ताद सफरनामे के ख्यालात व नज़रियात पर मबनी बहस व मुबाहसे की सरगर्मी को अंजाम दे रहा है। बातचीत के बाद की बात की जा रही है। बातचीत के बाद उस्ताद सफरनामा, वो जो चैप्टर है सफरनामा जो भी है होगा, उसके ख्यालात व नज़रियात पर मबनी बहस व मुबाहसे की सरगर्मी को अंजाम देना चाहता है तो इसको तफ्तीसी, इस तरह के सरगर्मी को तफ्तीसी सरगर्मी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे थे आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर प्रश्न है कि जबान के साइंटिफिक मुताले को क्या कहते हैं? ये तो कितना बार आप सभी लोगों को बताया गया था। जबान के मुताले यानी कि जबान को पढ़ने को लिसानियात कहा जाता है, और जो लोग जबान में यानी कि जबान को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं उनको महारत हासिल होती है जबान में, उनको माहिर लिसानियात कहा जाता है, भाषाविद कहा जाता है। भाषा पढ़ने को लिसानियात, और जो लोग पढ़ लिए होते हैं उन्हें माहिर लिसानियात। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन 144 कि जबान के इक्तिसाब का कौन सा अंदाज़ाए नज़र यह दावा करता है कि तमाम इंसानों को यकसा वसूल व ज़ाब्ते विरासत में मिलते हैं जो इंसानों की ज़बान के
कलियों को काबू में रखते हैं और तमाम इंसानी जबानें एक दूसरे के मुमासल हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है आलमी कवायद का अंदाज़ा नज़र, सेकंड में दिया है कवायद की वजाहत का अंदाज़ा नज़र, काम पर मबनी ज़बान की तदरीस, या फिर माबाद तरीक़ेकार। तो अगर इसकी बात करें तो याद रखिएगा आलमी कवायद का अंदाज़ा नज़र, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ज़बान की इक्तिसाब का कौन सा अंदाज़ा नज़र ये दावा करता है कि तमाम इंसान को यकसा उसूल, एक जैसा उसूल व ज़ाब्ते विरासत में मिलते हैं जो इंसानों की ज़बानों के कलियों को काबू में रखते हैं और तमाम इंसानी ज़बानें एक दूसरे के मुमासिल हैं। तो ये आलमी कवायद का अंदाज़ा नज़र ही कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर सवाल है कि ज़बान की आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया है कि अगर कोई शख्स किसी ज़बान का अच्छा कारी है तो वह दूसरी ज़बान का भी अच्छा कारी हो सकता है। क्या बात है, अगर कोई शख्स किसी ज़बान का अच्छा जानकार है, अच्छा पढ़ ले रहा है उस भाषा को, तो वह दूसरी ज़बान का भी अच्छा कारी हो सकता है। सेकंड में दिया है कि दूसरी ज़बान की आमोजिश में पहली ज़बान हाइल होती है। गलत। कई ज़बानों की आमोजिश तलबा पर बोझ होती है। गलत। अहले ज़बान का तलफ़ुज़ सबसे मौजू होता है। ये भी गलत। सबसे बढ़िया ऑप्शन नंबर ए है कि अगर कोई शख्स एक ज़बान का अच्छा कारी है तो दूसरे ज़बान में भी वो अच्छा कारी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 126 नंबर, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात की जा रही है, जिसमें उस्ताद ज़बान के बारे में अहकाम जारी करता है और तलबा जिस्मानी तौर पर उसकी इत्तबा करते हैं। इसका शुमार ज़बान की आमोजिश की किस हिकमत अमली में होता है। यानी कि ये जो टीचर करवा रहा है, उस्ताद करा रहा है बच्चों से, वो हुक्म दे रहा है और बच्चे उस तरह से जिस्मानी हरकत कर रहे हैं, उस तरह से एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है बताइए, ज़बान की आमोजिश की किस हिकमत अमली का अमल हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए में दिया है माबाद वकूफ़ी हिकमत अमली, वकूफ़ी हिकमत अमली, तासुराती हिकमत अमली, या फिर लफ्जियाती हिकमत अमली। यस, ऑप्शन नंबर कुछ लोग बी लगा रहे हैं, डी भी लगा रहे हैं आप लोग। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि उस्ताद जो है कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में, जिसमें उस्ताद ज़बान के बारे में अहकाम जारी करता है और तलबा जिस्मानी तौर पर उसकी इत्तबा करते हैं। तो इसका शुमार ज़बान की आमोजिश की किस हिकमत अमली में होता है। मवाद वकूफ़ी हिकमत अमली ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, तासुराती हिकमत अमली सी भी नहीं होगा, बी और डी में से ही हो सकता है। लफ्जियाती हिकमत अमली भी हो सकता है क्योंकि एक्टिविटी करके बच्चे दिखा रहे हैं, जो शिक्षक है वो ऑर्डर दे रहा है और जब ऑर्डर दे रहा है तो बच्चे करके वो दिखा रहे हैं, फिजिकल रिस्पॉन्स करके दिखा रहे हैं, जिस्मानी हरकत करके दिखा रहे हैं। इसका मतलब लफ्जियाती हिकमत अमली ऑप्शन नंबर डी है। इससे कौन सा हिकमत अमली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लफ्जियाती हिकमत अमली कह सकते हैं। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए, जो लोग यहाँ पर डी लगा रहे थे आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, क्या बोल रहा है कि छठी जमात का उस्ताद अपने घर से कुछ चीज़ें और मवाद लेकर के आता है ताकि 4 तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप में वह ज़ख़ीरा अल्फाज के काम को अंजाम दे सके और फिर पूरी क्लास इस सरगर्मी को खुद करे। ज़बान की तदरीस में यह अशिया और मवाद क्या कहलाते हैं।
आमोजिश के घरेलू अशिया, या फिर क्लासरूम में रखे हुए सामान, या फिर जमान की तदरीसियाती मवाद, या फिर नकल सौत। यस, इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी और ए। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर बोला जाए 6 क्लास का उस्ताद है, अपने घर से कुछ चीज़ें और मवाद ले करके आता है ताकि चार चार तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप में ज़ख़ीरे अल्फाज के काम को अंजाम दे सके, और फिर पूरी क्लास जो है ना उस सरगर्मी को खुद करे। एक मिनट रुकिए। ताकि चार चार तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप में वो ज़ख़ीरा अल्फाज के काम को अंजाम दे सके, और फिर पूरी क्लास उस सरगर्मी को खुद करे। ज़बान की तदरीस में यह अशिया और मवाद क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन है। क्लासरूम में रखे हुए सामान, लेकिन फिर ये अपने घर से लाने की बात कर रहा है, तो आमोजिश के घरेलू अशिया हो सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो लोग ए लगा रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही है, घरेलू अशिया ही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि घर से लाने की बात की जा रही है यहाँ पर। 148 नंबर क्वेश्चन, 148, कि दरसी कुतुब तख्लीकारों की नज़मों, कहानियों, ड्रामों और दूसरी किस्म की तहरीरों पर मुश्तमिल होती है। यानी कि जो दरसी किताब है, सिलेबस का किताब, उसमें नज़्म है, कहानियाँ हैं, ड्रामे हैं, दूसरी किस्म की तहरीर जो उसके तख्लीकार हैं उन पर मुश्तमिल है। हमें इस तरह के मवाद का इंतखाब करना पड़ता है क्योंकि यह मवाद क्या करते हैं। यानी कि ये जो नज़में हैं, कहानियाँ हैं, ड्रामे हैं जो सिलेबस के किताब में रखे जाते हैं, ये क्यों रखे जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है कि यह मुस्तनद और फितरी ज़बान में होते हैं इसलिए, या फिर बी में दिया है दरसी किताब ही इस्तेमाल करने के मकसद से लिखे जाते हैं, या फिर इन्हें मारूफ व मशहूर तख्लीकार लिखते हैं, या फिर आसान ज़बान में होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? यस, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मुस्तनद और फितरी ज़बान में होते हैं, इस वजह से ये डाला जाता है। नज़्म, कहानियाँ, ड्रामे वगैरह ये मुस्तनद और फितरी ज़बान में होते हैं। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, एकदम ज़बरदस्त आंसर है। 149 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक उस्ताद महीने में 3 बार ज़बानी जांच और 1 बार ओपन बुक टेस्ट, किताब रख करके जवाब देना, मुनक्किद करता है, और इस तरह वह तलबा का अंदाज़ा कद्र करता है, यानी कि मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन करने का तरीका क्या है कि 3 बार महीने में 3 बार ज़बानी जांच और 1 बार ओपन बुक टेस्ट ले रहा है, यानी कि किताब रख करके जवाब देना पड़ रहा है बच्चों को, और इस तरह से वो मूल्यांकन कर रहा है। तो ये कौन सी जांच कहलाएगी? तकमीली जांच, तशकीली जांच, ज़बानी और तहरीरी महारतों की जांच, या फिर पोर्टफोलियो की जांच? तकमीली जांच ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मुकम्मल सिलेबस मुकम्मल होने पर नहीं, वो महीने पर जांच नहीं हो रहा है, ये महीने में तो खुद 3 बार जांच ले रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तश्कीली जांच कहेंगे, बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड मैम। आपकी क्लास 8 बजे होती है क्या एवरीडे? जी हाँ, हर रोज सुबह 8 बजे से सीटेट उर्दू का क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो आप सभी लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे, हर रोज सुबह 8 बजे। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, 150 नंबर। दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन
ए में दिया है कि इशारती ज़बान सिर्फ इशारों का मजमुआ होती है, या फिर इशारती ज़बान का कवायद होता है, या फिर दुनिया सिर्फ एक इशारती ज़बान है, या फिर इशारती ज़बान की आमोजिश सबके लिए मुमकिन नहीं है। लो, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट गलत। और यहाँ पर भी सिर्फ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इशारती ज़बान का भी कवायद होता है, ठीक है, उसका भी तो कवायद होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप लोग अंदाजा लगाइए तो ये पेपर 1 का क्वेश्चन था या फिर पेपर 2 का, गेस कर सकते हैं? पेपर 1 का क्वेश्चन था या फिर पेपर 2 का, क्या आप लोग बता सकते हैं? आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई भी हूँ कई बार। टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा उसके लिए, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल ये टेलीग्राम का नाम है। आप सभी लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं। लाइक शेयर वगैरह कर देना है आपको। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा, और अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे, अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट। पेपर 2, क्या बात है, कुछ लोग पेपर 1 भी लिख रहे हैं। अब मैं रियलिटी बता रही हूँ, ये पेपर 2 का क्वेश्चन था, पेपर 2 लैंग्वेज 2। ठीक है, तो कितना सही हुआ आप लोगों का? 30 में 28 जीनत परवीन का, क्या बात है। एमडी परवेज का 30 में 29 आया है। फिर है 30 में 28 आतिया नाज 27, फिर तगरुल गाजी लिखा हुआ है, जो भी हो। और अरसलान का 30 में 30, क्या बात है, जबरदस्त। अरसलान का 30 में 30 आ गया है, 30 में 30। जीनत आरा का भी आ गया है। टोटल का टोटल सही। देख रहे हैं आप सभी लोग, आखिर वो मोमेंट आ ही गया ना कि अब एस्पिरेंट का 30 में 30 सही होने लगा। मैंने कहा था ना कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सभी लोगों का 30 में 30 सही होगा, और फाइनली वो मंजर, वो दृश्य देखने को मिल रहा है। 30 में 29 नुरायशा, कोई बात नहीं है, एक गलत हो गया। नुसरत परवीन का भी 30 में 30 आया है, जबरदस्त, एकदम खतरनाक, धुआंधार। सीटेट मिशन भी लिखा है, इनका भी 30 में 30 आया है, जबरदस्त। हालांकि नाम इन्होंने नहीं लिखा है, मैं जरूर लेती। चलिए, 30 में 29, 30 में 27 इम्तियाज खान का, चलिए बहुत बढ़िया। 30 में 27 यानी कि 3 गलत। चलिए, तो फिर आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मुमताज रजिया का भी 30 में 30 सही हुआ है। ताइमा का 30 में 29। आज का क्लास बहुत शानदार लगा मैम जी, सुपर से भी ऊपर लगा। यू आर द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड मैम जी। 30 में 21 30 में 21 यानी कि टोटल आपने 9 गलत कर दिया है। क्यों गलत हुआ? अगले क्लास में जिनका 30 में 30 नहीं सही हुआ, आप लोग हैव पैसेंस रखिए, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका 30 में 30 सही होगा। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आज सही नहीं हुआ तो कल 30 में 30 टारगेट लेकर के चलिएगा कि आप सही करके रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए एनर्जी, नए मोटिवेशन और नए क्वेश्चन के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आज का ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी लिखिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी लिखिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।